ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो, कोई घर बनाने से पहले अगर आपने एक इंसान के अंदर वो पूंजी डाली, मतलब अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट किए, तो उससे कैसे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, किस तरीके से इंडिविजुअल जो है एक अच्छा डिसीजन ले सकता है एक ह्यूमन एसेट बनाने में या फिर एक फिजिकल एसेट बनाने में। और यही क्वेश्चंस जो है बहुत तरीके से एक मेन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में से फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना है, फोकस करना है इस चैप्टर के ऊपर। तो चलिए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। भारत में मानव पूंजी का निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डिस्पाइट अचीविंग हाई जीडीपी ग्रोथ रेट्स, इंडिया कंटिन्यूज टू लैग बिहाइंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। Examine the reason for this disconnect and suggest a measure to ensure the inclusive development। आपको बोला गया है 250 वर्ड्स के अंदर इसे कवर करना है। देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा गया, पर आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू ही इसको एक्सप्लेन करना था। अब ये क्वेश्चन लास्ट में, वीडियो के एंड में आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर करने के प्रयास करेंगे, जैसे भी आप लोग लिख पाए। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्वेश्चन जो है 2001 का पूछा गया था, वो पुराने जमाने का एक पैटर्न चला आ रहा था, उसको फॉलो करते हुए। पर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इसका मतलब है हमें ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए इस चैप्टर में शुरुआत में ही अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, एजुकेशन जो है, ठीक है, एजुकेशन जो है सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसको सिर्फ एजुकेशन को नॉलेज गैदर करने के लिए मत देखो, उससे काफी सारी स्किल्स डेवलप होती है, काफी सारे आपके टैलेंट निकल के आते हैं, जो कि काफी हिडन टैलेंट्स होते हैं, आपको खुद को नहीं पता होता। और ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट डालने से वो इनोवेटिव बनता है, वो क्रिएटिव बनता है। ये क्या बोल रहे हैं कि अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं, ठीक है। आप जब चैप्टर खोलोगे फर्स्ट लाइन इसी से स्टार्ट है। ये कहती है, द विजडम ऑफ एक्सपेंडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट फंड्स ऑन एजुकेशन, चाहे वो निजी चाहे वो पब्लिक फंड्स एजुकेशन पे लगाए जाए, मतलब गवर्नमेंट लगाए या फिर आप खुद से अपने पैसे लगा रहे हो। इट इज नॉट बीइंग मेजर्ड इन द डायरेक्ट फ्रूट्स अलोन। वो सीधा नॉलेज गेन करके एक विद्वान बनने वाली बात नहीं है। वो विद्वान कैसा है, प्रॉफिटेबल एज मियर इन्वेस्टमेंट टू गिव अ masses of the people such as much greater opportunities than they can generally avail themselves of। वो अपने आप में कुछ चीजें डेवलप कर पाए, स्किल्स लेके आ पाए, राइट। For by this means many who would have died unknown and unable to get the start needed for bringing out the talent or the latent abilities। मतलब कि आपका टैलेंट निकल के आए, आपकी स्किल्स निकल के आए, आप लोग काफी ज्यादा एक ह्यूमन एसेट में क्रिएट हो जाओ, राइट, जो कि आपका खुद से भी, आपके खुद के इंडिविजुअली भी हेल्प करे और इसके अलावा वो नेशन को भी हेल्प करे। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में डालना है, ठीक है, आपकी पढ़ाई में पैसा डालना। वो पैसे से होगा क्या, कंसीडर एज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल की शुरुआत ही आपकी पढ़ाई से होगी, ठीक है। पढ़ाई के अलावा भाई, पढ़ाई के अलावा आपकी हेल्थ होगी, जिसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसीलिए तो ह्यूमन को कैपिटल, मतलब ह्यूमन के अंदर पूंजी डाल रहे हैं हम, ह्यूमन को कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, उससे ही ह्यूमन की डेवलपमेंट होने वाली है। अब मैंने कहा देयर आर सेवरल अदर सोर्सेज एज वेल। जैसे इन्वेस्टमेंट करी हेल्थ में, अगर कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, आपको और नई स्किल्स प्रोवाइड करी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, राइट। ऐसे ही मैंने बात करी माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन आर द अदर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि कोई जना एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुआ, तब जाके उसको नई चीजें सीखने को मिल रही है, राइट। एंड इन्फॉर्मेशन एंड द अदर सोर्सेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि इसी तरीके से मानव पूंजी का निर्माण होता है। अब मैं आपसे एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछती हूँ जो एग्जैक्टली आपकी एनसीईआरटी में पूछा गया है। भाई एक बात बताइए, अगर कोई भी इंसान कोई भी काम करना चाहता है, चाहे वो घर का घरेलू काम है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई है, चाहे कोई भी अदर एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स पर्सन हो, कुछ भी हो, तो वो कब कर सकता है? भाई वो तभी कर पाएगा ना जब वो बिल्कुल स्वस्थ होगा। अगर कोई बीमार आदमी है, ना वो ढंग से पढ़ सकता है, ना वो कहीं पे कोई एक्टिविटी कर सकता है, ना ही वो कहीं जॉब करता है तो जॉब अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब है हेल्थ जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, राइट। अ पर्सन विद अ साउंड हेल्थ कैन परफॉर्म बेटर, है ना, और पर्सन हु इज सिक कैन नॉट परफॉर्म वेल। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। मेडिकल फैसिलिटीज आर कंपेल्ड टू द एब्सटेन फ्रॉम द वर्क एंड देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर
मतलब आप बीमार हैं तो एक तो प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा, आपकी खुद की कमाई का लॉस होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज है कि भाई यहाँ पे इकोनॉमी को एक लॉस होता है। एक्सपेंडिचर और हेल्थ इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसीलिए अच्छा खाना, अच्छे से रहना, ह्यूमन हेल्थ किस तरीके से अफेक्ट करेगी वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे और ये आप जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्ट निकल के आता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन, हेल्थ, ये दो फैक्टर जो अभी हमने पढ़े बहुत ज्यादा जरूरी हैं, राइट। और इसके बारे में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी केयर्स होती है, मतलब क्या क्या इसमें आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए मैंने बात करी द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन दी प्रिवेंटिव मेडिसिन, ठीक है। जैसे मैंने बोला किसी भी चीज को बचाने के लिए, रेबीज है उन सब के लिए, रेबीज या कुछ भी है उन सभी के लिए पहले ही टीके लग जाते हैं, टीबी के टीके लगते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के, तो इन सभी की वैक्सीनेशन होती है। जैसे कोविड-19 में भी कोविड की वैक्सीनेशन थी, ऐसे ही प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब उससे बचाने वाली पहली मेडिसिन। फिर मैंने कहा क्यूरेटिव मेडिसिन, अगर आप लोग बीमार हैं तो उस समय पे जो दवाई मिलेगी आपको वो होती है क्यूरेटिव मेडिसिन, ठीक है। मैंने कहा सोशल मेडिसिन, भाई मैम ये क्या है? भैया ये है आपका प्रचार करना, किसी भी चीज को बताना। जब तक आप जागरूक नहीं बनोगे आपको कैसे पता चलेगा? देखा है ना, एमसीडी के घर के पास आते हैं और बोलते हैं कि भाई अपने कूलर साफ रखना, अपने आसपास पानी को इकट्ठा मत होने देना, मच्छरों को पैदा मत होने देना। वो किस लिए बोलते हैं? ताकि भाई सोशल मेडिसिन वो स्प्रेड करे, राइट। सोशल मेडिसिन एंड द प्रोविजंस ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि पानी से सबसे ज्यादा बीमारियां होती है, डायरिया है या कोई भी अदर आपकी बीमारी है सबसे पहले पानी से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे है एक बहुत बड़ी चीज, गुड सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, स्वच्छता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के यहाँ पे जितनी साफ सफाई होगी, जितनी हाइजीन होगा, उतना ज्यादा आप लोगों के यहाँ पे हेल्थ जो है उसके खराब होने का डर कम रहेगा। अब यहां देखिए, अगर मैं कहूं सैनिटाइजेशन, इसका मतलब याद आता है मुझे स्वच्छ भारत अभियान। अब ये स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कब आया था? जिस बच्चे ने वीडियो देखी है वो प्लीज कमेंट करेगा, ठीक है। अब ये देखो, आप लोग खुद से पहले कमेंट करके नीचे लिखना कि ये कब आया था, बिना कहीं देखे, अगर याद है तो, ठीक है। और नहीं भी याद है तो फिर मेरे बाद अब यहाँ पे आप कमेंट्स में लिखेंगे एंड होने के बाद वीडियो कि भाई स्वच्छ भारत अभियान जो है ये 2 अक्टूबर, ठीक है, गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे 2014 के अंदर आया था, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान। अब आप लोग क्या करोगे? याद करोगे कैसे? नीचे लिख लिख कर इसे कमेंट्स में याद करोगे और 100% इसको लिखोगे। अब है देयर आर अदर वेरियस फॉर्म्स ऑफ द हेल्थ एंड एक्सपेंडिचर्स। हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स एंड थर्ड सोर्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हेल्थ पे जब तक आप पैसा नहीं डालोगे, अपनी हेल्थ को ठीक नहीं रखोगे, तो आप एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल मतलब मानव पूंजी में एक छोटी थोड़ी थोड़ी करके कमी छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की मेंटली हेल्थ, फिजिकल हेल्थ वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना 100% दे पाओ। फर्म स्पेंड ऑन गिविंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। क्यों देती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग? मतलब जैसे कि आप काम करने के लिए लगे, मतलब ऑफिस में गए, आप लोगों को अदर से आपकी ट्रेनिंग्स करवाई जाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू होते हैं, ठीक है, आपको अच्छी स्किल सिखाई जाती है। वो सब किस लिए है? ताकि आप लोग उस कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट बन पाओ। टीचर अगर बनते हो तो आप लोगों की बहुत सारी एग्जीबिशंस होती है, बहुत सारी मीटअप्स होते हैं, वो सब किस लिए? ताकि आप एक्सचेंज में कुछ चीजें सीख पाओ, है ना। Firms will have thus insist that the worker should work on the specified period of a time after their on-the-job training, during which they can recover benefits of the enhanced productivity owing to the training. जो भी उन्होंने सीखा है वो उसको इम्प्लाई कर पाए, उससे सीख पाए कि भाई कितना उनको आया है। Expenditure regarding on-the-job training is the source of the capital formation. जो भी आपका उस पर एक्सपेंस लगता है, जो भी खर्च आ रहा है, वो सारा किस लिए है? ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए। रिटर्न ऑफ सच एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ द लेबर प्रोडक्टिविटी इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इट। रिटर्न क्या मिलेगा आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से? जो काम वो 10 घंटे में भी कर रहा था ना, वो अब 1 घंटे में करके दिखा देगा, या जो काम वो कर ही नहीं पा रहा था उसमें वो एक्सीलेंस कर सकता है। अब इतना ज्यादा गैप आ जाता है एक भी चीज में स्किल डालने से, राइट। अब यहां पे बात आती है फिजिकल कैपिटल और आपकी या फिर ह्यूमन कैपिटल।
फिजिकल कैपिटल क्या हो गई यार? फिजिकल कैपिटल हो गई आपके पास दो डिसीजंस है, यू हैव अ वाइडर चॉइस। आप या तो घर बना लो या फिर आप अपने बच्चे के अंदर पैसा डाल लो कि आप उसकी पढ़ाई अच्छी जगह से करवा रहे हो, उसकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, उसके खान पान पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, सोसाइटी बहुत अच्छी है, उसके पीयर्स बहुत अच्छे हैं। ये सभी क्या है, ये आप ह्यूमन कैपिटल के लिए करते हैं। और फिजिकल कैपिटल आपने बहुत अच्छा सा कोई ब्रोकर देखा, आपने घर खरीदा, आपने उसमें पैसा डाला है, आपने गाँव में जाके खेती बाड़ी का जरिए देखा, आपने वहां पे जाके पैसा डाला, ये सब क्या है? ये आपका फिजिकल कैपिटल है। डिसीजंस रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, किसी भी चीज में पैसा अगर डालना है, चाहे वो ह्यूमन के अंदर डालना है, चाहे वो किसी फिजिकल एसेट के अंदर डालना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपके सारे के सारे डिसीजन जो आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है, बेसिस वंस ऑफ द नॉलेज। अब मैंने बोला कि जो एंटरप्रेन्योर है पोजेसेस द नॉलेज टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड द रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भाई उस इंसान से मुझे या फिर उस प्रॉपर्टी से मुझे कितना पैसा मिलेगा रिटर्न। मैंने कहा आज आप अपने बच्चे में अच्छा खासा पैसा डालो, उसको अच्छी एजुकेशन दो, सब कुछ दो, फ्यूचर में जाके उसके करोड़ों के पैकेजेस लगेंगे, है ना, बहुत अच्छा कमाएगा। वो है आपका इन्वेस्टमेंट, और मतलब कि वो है आपका रेट ऑफ रिटर्न। मैंने कहा आप अगर किसी जगह में पैसा डाल रहे हो और वहां पे उसको बिल्डअप कर देते, वहां से किराया आ रहा है, रेंट आ रहा है, कुछ भी आ रही है इनकम, तो वहां से आपका जो पर मंथली किराया आ रहा है, लाखों में है या हजारों में है, वो है आपका रेट ऑफ रिटर्न। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है अपने अनुसार कि आप फिजिकल एसेट में डालना चाहते हैं या कैपिटल एसेट में, जो आपको लाइफ टाइम की पूंजी दे देगा या फिर आपको कुछ समय की पूंजी देगा, ठीक है। रैशनल डिसीजंस होते हैं ये सारे के सारे, रैशनल मतलब तर्कशील डिसीजंस होते हैं। इकोनॉमिक एंड technical processes, sustainable part of the human capital formation takes the place once when life or she is unable to decide whether it would maximize his earnings। कि भाई आप अगर अपनी खुद की स्किल्स में पैसा डाल रहे हो, ठीक है, मुझे कोई कोर्स करना था, मैंने उस कोर्स में एनरोल किया और मुझे उससे काफी बेनिफिट हुआ, मेरी स्किल्स एनहांस हो गई, मेरी सैलरी बढ़ गई, तो ये क्या था, मेरा कैपिटल फॉर्मेशन था। एक ह्यूमन के लिए डेवलपमेंट के लिए कैपिटल डालना जरूरी है। जैसे बच्चों की बात करूं, ठीक है, बच्चे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स में जाते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं उनके पेरेंट्स, एंड उनकी सोसाइटी बहुत अच्छी है, पीयर्स जो है एजुकेटेड है, फैमिली का इन्फ्लुएंस अच्छा है, तो कैपिटल ह्यूमन इन्वेस्टमेंट मतलब कि ह्यूमन के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे दिखाई देती है। और टर्शरी लेवल मतलब कि हायर एजुकेशन में भी आप अच्छा पैसा लगा रहे हो, कॉलेजेस में अच्छे पढ़ा रहे हो, तो ये ह्यूमन कैपिटल को दर्शाता है, जो कि आगे चल के आपके नेशन के लिए ग्रोथ के सबसे बड़े सूत्र बनेंगे, राइट। अब मैं बात करती हूँ ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जब मैं बोल ही रही हूं कि एक अगर इंसान की हेल्थ में, पढ़ाई में, इन सभी में पैसा लग जाए तो भाई वो बहुत बढ़िया तरीके से अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकता है, अच्छा कमाएगा, अच्छा सर्कुलर फ्लो चलेगा इकोनॉमी का, और यहाँ पे जीडीपी में अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। यहाँ पे बोला हु कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द नेशनल इनकम, अ वर्कर इन अ फैक्ट्री एंड अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। कोई फैक्ट्री में लेबर काम कर रहा है और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल डलवाई गई थी, इसी कारण वो आज बहुत अच्छे पैकेज पे है, अच्छा खासा अर्न कर रहा है, इनकम टैक्स पे कर रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहा है, बैंक्स वगैरह में अच्छे पैसे है उसके पास, तो ये है कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। और फैक्ट्री का लेबर जो है बेचारा या वर्कर जो है, उसके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं थी, फॉर्मेशन नहीं हुई, उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुई, जिस कारण ये काफी अच्छी कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं दे रहे। पर हम ये नहीं बोलेंगे कि ये ग्रोथ में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। वी नो दैट द लेबर स्किल्स ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ द इलिटरेट पर्सन, ठीक है, जिस अनएजुकेटेड पर्सन से ज्यादा ही होगी, राइट। अब लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका मतलब है इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ कहती है आपकी कि जब आपकी रियल नेशनल इनकम में ज्यादा बढ़ोतरी हो ना, वो आपकी रियल ग्रोथ होती है। The contribution of the educated person to the economic growth is more than that of the illiterate person. Again, that same line, right? और एक आपका होता है डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां पे आपकी सभी चीजों में वृद्धि आती जाए, मतलब कि हर एक चीज सही तरीके से बनाई जा रही है, बिल्डअप की जा रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। डेवलपमेंट की और जब प्रगतिशील चीजें जब चल रही है। अब यहाँ पे एक और चीज पे ध्यान देना, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना दो तरीके से होंगी, एक तो आपका ऊपर से देख लिया जाता है कितने पैसे कमा रही है, दूसरा आप जब ये देखोगे कि भाई पर कैपिटा इनकम क्या अच्छी है इस कंट्री की, तो वो होगी रियल ग्रोथ, राइट। अब एक बात है यहाँ पे यार, जो एविडेंस है ना वो ये कहते हैं दैट ह्यूमन कैपिटल कॉसेस इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज रादर निबुलस,
दिस मे बिकॉज कि ये मेजर नहीं किया जा सकता, ये बहुत वेग है. This is because measurement of the problems. For example, education is not measured in the terms of the years of schooling, teachers, pupil ratio and enrollment may not be reflect the quality of education. अब आपको क्वालिटी पता करनी है. यार क्वालिटी कैसे पता करोगे, क्योंकि वो तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप डाल ही नहीं रहे हो, या तो उसको रेटिंग्स दो या फिर उसमें नंबर्स की तरीके से डालो. तो इकोनॉमिक्स में हर एक चीज क्या होती है, मेजरेबल होती है. इकोनॉमिक्स में हर एक चीज मेजर की जाती है, राइट. इसी तरीके से यहाँ पे इस क्वालिटी को भी मेजर करने की बात कही गई है. हेल्थ सर्विसेज मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स, आप सभी चीजों को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर रहे हो. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मोरालिटी रेट्स मे नॉट बी रिफ्लेक्ट द ट्रू हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल. कि आपने बोला यहाँ पे मृत्यु दर इतने हैं, उस हिसाब से नहीं बता सकते कि हेल्थ की कंडीशन क्या है. यूजिंग द इंडिकेटर मेंशन्ड अबव, एनालिसिस इंप्रूवमेंट इन द एजुकेशन एंड हेल्थ, राइट. ग्रोथ इन द रियल पर कैपिटा इनकम इन बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज. अगर आप इन सभी को ध्यान से देखें तब जाके आपको रियल आपको पर कैपिटा इनकम का पता चलता है, और यहां पता चलता है कि ग्रोथ है या नहीं है. अब यहां लिखा है, इन अदर वर्ड्स द ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ इज डेवलपिंग कंट्री हैज बीन फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम हैज नॉट बीन फास्ट. बोला हुआ है, जहां पे बोला हुआ है ह्यूमन कैपिटल जो है उसकी ग्रोथ डेवलपिंग कंट्री की बहुत फास्ट होती है, बट ग्रोथ जो पर कैपिटा इनकम है ना उसकी फास्ट नहीं होती. कि यहाँ पे मैंने बोला आप लोग के देश में ना टोटल जो है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, टोटल जो है ना 20 लाख, ठीक है. टोटल जो है भाई यहाँ पे 20 लाख जो है ना वो आपकी इनकम है. मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. और मैंने कहा आपके देश में जो लोग रहते हैं वो है 20,000, ठीक है. वो कितने हैं, 20,000. इसका मतलब निकल के आ रहा है यहाँ पे कि भाई हर एक इंसान की 1,000 रुपए तो कम से कम इनकम है, ठीक है. 1,000 रुपए तो कम से कम इनकम है. पर रियलिटी में पता चलता है कोई यहाँ पे 200 कमा रहा है, कोई यहाँ पे 100 कमा रहा है, कोई यहाँ पे 1,000 तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 5,000 कमा रहा है. एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं बस. इसका मतलब है ये रियलिटी शो नहीं करती. ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ जो है डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है, फास्ट होती है, अच्छी होती है, पर यहाँ क्या होता है, रियल पर कैपिटा इनकम जो है वो उस तरीके से फास्ट चली जाए तब जाके रियल ग्रोथ आती है, क्योंकि हर एक इंसान अच्छी कमाई कमा रहा है उसमें, राइट. अब बात आती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो 2020 में आई थी. अब यार न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी पुरानी एजुकेशन की थीम को चेंज करने के लिए लेकर आई गई. जैसे 10+2 था, इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया. अब इसमें किया क्या गया यार, देखिए 5 साल आप दोगे फाउंडेशन को, ठीक है, आपकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए. मैंने कहा 3 साल आप दोगे प्रिपरेटरी स्टेजेस को, और उसके बाद लास्ट जो आप दोगे 4 साल वो आप दोगे सेकेंडरी लेवल्स को अपने, ठीक है, सेकेंडरी स्टेजेस को. ये पैटर्न अब फॉलो किया जाता है. 5 साल 3 साल 3 साल प्लस 4 साल, ये आपके एजुकेशन की नई पॉलिसी बना दी गई, ठीक है. इसे याद रखेंगे. इसमें बोला हुआ है आपका that states that the world is undergoing with the great changes and rapid knowledge which landscapes the various dramatic scientific and technological advances such as rise in the big data, machine learning, artificial intelligence and many unskilled jobs worldwide may be taken over by the machines. एक तो पहले ही machines ने आपकी सारी jobs खत्म कर दी है, और उसके बाद भी अगर आपको job चाहिए तो भाई आपको यहाँ पे education पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा. अगर मैं बात करूँ AI की, है ना, आज के समय पे AI काफी फेमस है. किसके लिए फेमस है, मैंने कहा चैट जीपीटी. कुछ भी पूछो, सबके उपाय हैं इसके पास, सब चीजों का रामबाण इलाज है ये. तो इसी के लिए क्या बोला गया है, ये सब चीजों के लिए आपको एजुकेशन भी तो आनी चाहिए. यूज कैसे करोगे, एजुकेशन होगी तभी तो यूज कर पाओगे. एक तो पहले ही आपकी सारी की सारी जॉब्स पहले ही एआई और बहुत सी मशीन्स खा चुकी है. अब आपको क्या करना है, अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है, ठीक है, अपनी स्किल्स को ग्रो करना है. मैंने कहा यहाँ पे दो बहुत सिमिलर टर्म्स है, एक होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट. दोनों ही एक चीजें हैं. मैं कहती हूँ दोनों एक चीज नहीं है. ह्यूमन कैपिटल जब आप उसमें पैसा डाल रहे हो और उसमें फॉर्मेशन मतलब उसमें चेंजेस आ रहे हैं और वो ग्रो हो रहा है, और डेवलपमेंट उस चीज की देख रही है, मतलब उसको मेजर कर रही है कि वो कैसा डेवलप हो रहा है.
right? There has been sound similar, but there is a clear distinction between them. Human capital considers education and health as a means of increase in labor productivity. जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये एक आइडिया है that education and health are the integral to the human well-being, because only when the people have ability to read and write, जब लोग लिख पढ़ सकते हैं तभी आप उसको एजुकेटेड कहोगे। और बोला गया है एजुकेटेड पर्सन के लिए क्या जरूरी है, एक तो एजुकेशन, एक उसकी हेल्थ पे ध्यान दे दो तो कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप लोगों के ह्यूमन डेवलपमेंट की, ये सारा का सारा एजुकेशन हेल्थ केयर के पूरा ओवरव्यू देखने वाली बात है। The ability to lead a long healthy life, they will be able to make other choices which they value. Human capital treats human being as a means to the end. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल पूंजी जो है ह्यूमन बींग्स को एक एंड की तरह देखते हैं। हेल्थ इज एन अनप्रोडक्टिव इफ डजंट एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। बोला गया यार इन्वेस्टमेंट एजुकेशन या हेल्थ में जब डालते हो ना, वो अनप्रोडक्टिव हो जाएगी अगर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज में मतलब कि कोई एनहेंसमेंट, कोई इंक्रीज ना हो। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एक पर्सपेक्टिव है, मतलब बस एक सोच है जहां ह्यूमन बींग्स जो है एंड खुद में अपने आप में देखते हैं, ह्यूमन वेलफेयर में देखते हैं। दे शुड बी इंक्रीज थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन। कैसे इंक्रीज किया जाता है कि भाई आप एजुकेशन में, स्किल्स में, नई नई ट्रेनिंग्स में, इन सभी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें अपना पैसा डाल रहे हैं। डू नॉट रिजल्ट इन द हायर लेबर प्रोडक्टिविटी। आप हर चीज में ये प्रोडक्टिविटी के पीछे नहीं भाग रहे। इनोवेशन भी बहुत बड़ी चीज है। बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ आर इंपॉर्टेंट फॉर देमसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। मैंने कहा इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू एनालाइज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन में, हेल्थ में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, माइग्रेशन में, इन सभी इंफॉर्मेशन में, इन सभी चीजों में आपने देखा एक इन्वेस्टमेंट जाएगी, उसके बाद ह्यूमन में जागरूकता आएगी, है ना, उसके अंदर नई स्किल्स आएंगी, नए ट्रेनिंग्स, मतलब कि नई आपकी उसमें नए ट्रेड्स आएंगे, और उसके अलावा नई चीजें वो देख पाएगा, न्यू इनोवेशंस वो कर पाएगा, नई सोच उसके पास आएगी। We know that the India is a federal country with a union government, state government and the local government. Local government क्या है? जो आपकी MCD है, म्युनिसिपल, राइट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, और आपका जो है या तो गांव की साइड है, रूरल एरियाज है, तो वहां पे है पंचायती राज। ये है आपका लास्ट, मतलब कि थर्ड लेवल। जो हमारा संविधान है वो ये कहता है कि भाई हर एक लेवल में, ठीक है, हर एक गवर्नमेंट का लेवल कौन सा है? यूनियन, स्टेट एंड आपका लोकल बॉडीज। Expenditure on the both education and health are to be carried out simultaneously. Education और health दोनों पर बहुत ज्यादा ध्यान जरूरी है। आप अगर बाहर के वर्ल्ड्स में देखेंगे तो बाहर की सारी कंट्रीज में एजुकेशन और हेल्थ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंडिया में इसके एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा, इसीलिए इस पर फोकस करने के लिए गवर्नमेंट को बोला जाता है। ठीक है, तीनों टायर्स को ही इस पे फोकस करना है। हेल्थ सेक्टर हैज बीन टेकन अप इन द चैप्टर 8, जो कि हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, और एजुकेशन सेक्टर को हम लोग इसमें डिटेल में कवर कर ही रहे हैं। इन इंडिया द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और यूनियन स्टेट लेवल में डिपार्टमेंट्स आपको बताए गए, जैसे NCERT, UGC है, AICTE है, इन सभी के बारे में बताया गया। ये आप थोड़ा बहुत देख लेना कि हमारी इंडिया में कौन कौन से एक हमारे यहाँ पे रन होते हैं, मतलब कि एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और कौन कौन सी चीजें रन की जाती है, वो सब दी हुई है यहाँ पे, राइट। अब बात आती है एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया की, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में एजुकेशन सेक्टर कौन सा कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे बोला है ग्रोथ ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे बोला हुआ है ग्रोथ ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन। यहाँ पे बोला कि भाई डू यू नो हाउ मच गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन द एजुकेशन। आपकी इसी तरीके से आपको शुरुआत करनी है एजुकेशन में। जब क्वेश्चन आएगा, मैंने इसीलिए डाला कि भाई आप जैसे क्वेश्चन आए तो आपको शुरुआत कैसे करनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड्स दिस मच ऑन द एजुकेशन, ठीक है, या फिर बजट ने इतना परसेंट, कि भाई बजट जो है वो इतना प्रतिशत जो है इसमें लगाता है, या इस साल इसमें लगाया गया है एजुकेशन के पार्ट पे। दिस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट में बी एक्सप्रेस इन द टू वेज, एंड अ परसेंटेज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यार अगर बात जीडीपी की आई है तो आई हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज जीडीपी, राइट। सब कहते हैं नेशनल इनकम होता है जीडीपी, यार ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल इनकम जीडीपी नहीं है आपका, दोनों ही चीजें बहुत डिफरेंट है। मैंने कहा जीडीपी, ठीक है, मैंने एक कहा NNP@FC। वैसे तो हम नेशनल इनकम में बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, पर फिर भी जीडीपी क्या है, जब आप एक अपनी कंट्री की, ठीक है, एक बाउंड्रीज देख रहे हैं और उस बाउंड्रीज के अंदर ही जो है
आप लोग देख रहे हैं जो भी काम कर रहा है वो सभी की इनकम काउंट कर ली जाएगी। मैंने कहा यहाँ पे चाहे कोई बाहर का फॉरेनर है, चाहे कोई इंडियन है, अगर यहाँ पे वो काम कर रहा है और यहीं पे पैसा कमा रहा है, वो सभी आपके पैसे जो है जीडीपी होता है, वो सभी प्रोडक्टिविटी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सभी किस में आएगा, जीडीपी के अंडर आता है। इसका मतलब होता है ग्रॉस, कुल जो आपका टोटल जो है, इसका मतलब होता है टोटल, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब कि आपके देश की एक बाउंड्री जो है उसके अंदर कितना प्रोडक्ट बना, चाहे प्रोडक्ट कह लो चाहे इनकम कह लो, वो सब सेम है। इसमें ना ये देखा गया कि कौन सा अपना है कौन सा पराया है, सभी को इंक्लूड कर लिया गया। अब अगर मैं बात करती हूँ NNP-8FC की, विच इज नेशनल इनकम, अपने देश की राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम, इसमें हम किन्हें लेंगे, चाहे वो अपने देश के अंदर है, ठीक है, रेजिडेंट है, चाहे वो देश के बाहर है पर अपनी कंट्री का रेजिडेंट है, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, चाहे वो अपने यहाँ पे रह रहा है चाहे वो बाहर जाके रह रहे हैं। अगर मेरे घर में कोई पूछे आपकी टोटल घर की आय कितनी है, तो मेरी मदर बताएंगी कि भाई 2 बच्चे अगर मेरे इंडिया में रहते हैं उनकी आय, प्लस मेरा एक बेटा बाहर रहता है उसकी आय, प्लस मेरी आय, इन सभी को टोटल करके बताएगी। ऐसा थोड़ी है कि उसको मना कर देगी कि वो भाई अब बेटा नहीं है मेरा। ऐसे ही देश अगर बोलेगा तो वो अपने को याद रखेगा कि भाई वहां पे जाके बसे हुए हैं पर है तो मेरे ही, तो उन सब को टोटल करके आपको बताता है, वो होती है नेशनल इनकम। NNP-8FC होती है आपकी नेशनल इनकम, और जीडीपी होती है आपकी सिर्फ मेजरमेंट के लिए कि आपकी कंट्री में कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, ये डाटा शो करने के लिए, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ है। डाटा में क्या दिया हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन इन द कंट्री ड्यूरिंग द 1952 टू 2020, मतलब 2020 तक कैसा स्टेटस था एजुकेशन के थ्रू और बहुत से अदर चीजों के थ्रू। एजुकेशन के बारे में बोला हुआ है द परसेंटेज ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें गवर्नमेंट ने अपना पैसा और ज्यादा एजुकेशन की तरफ डालना शुरू किया, पढ़ाई की ओर। 7.92 से लेके 16.52 तक पैसा उन्होंने इंक्रीज कर दिया, राइट। इतना ज्यादा परसेंटेज पे वो डालने लगे। एज अ परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज 0.64 टू 4.47, और यहाँ पे और भी ज्यादा इंक्रीज करा। थ्रू दिस पीरियड इंक्रीज इन द एजुकेशन एक्सपेंडिचर हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, देयर हैज बीन इरेगुलर फॉल्स। मगर ये ऐसा नहीं था कि इस तरीके से बड़ा शूट अप हुआ हो, यहाँ पे कभी वो ऊपर जा रहा था, कभी वो नीचे, कभी वो ऊपर, कभी वो नीचे, और इस तरीके से वो बड़ा है, राइट। अब इसको लाइन को याद रखना है, यही चीज स्टेटमेंट में आ जाती है कि भाई आपके यहाँ के एजुकेशन जो है सेक्टर, अगर ये डाटा देख रहे हो तो क्या ये स्पीडली यानी कि रैपिडली ग्रो हुआ है, नहीं। एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है दैट हैज नॉट बीन ग्रोन यूनिफॉर्मली, एक स्थिरता के साथ ग्रो नहीं हुआ है, बीच में टूट के ग्रो हुआ है। सो this we have include the private expenditure incurred by the individuals and philanthropic institution that has been total education expenditures that should not be much higher, that should be much higher। मतलब उन्होंने बताया कि किस तरीके से एजुकेशन में ज्यादा पैसा लगता है और हायर एजुकेशन में और भी ज्यादा पैसा लगाया जाता है, राइट। अब आता है जेंडर इक्वालिटी का, इसमें मेजर कंसेप्ट। यार आपके यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है, इक्विटी का मतलब होता है कि दोनों को समानता की तरह देखना, दोनों में समानता की तरह पैसा ही डालना, इन्वेस्टमेंट बिना जेंडर को देखे करना, उसको कहेंगे जेंडर इक्विटी। ना मैंने देखा मेल, ना मैं ये देख रही हूँ फीमेल, ना मैं ये देख रही हूँ ट्रांस, ये होती है जेंडर इक्विटी, ठीक है। बेटर देन दी बिफोर। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं हमेशा याद रखना, जब भी आंसर राइटिंग करोगे यू हैव टू कीप इन अ माइंड अबाउट द ट्रांस ऑल्सो, क्योंकि ट्रांसजेंडर जो है बहुत से बच्चे मिस कर देते हैं, बहुत से बच्चे लिखते ही नहीं है, उसको ऑप्ट ही नहीं करते। यार क्या हमारे यहाँ पे 2 ही जेंडर है? आपके फॉर्म्स में भी बहुत सारे जेंडर शो होते हैं, ट्रांस भी शो होता है, तो आपको ट्रांस को भी लिखना है, राइट। उनके साथ भी जब इक्विटी आएगी तब जाके हमारे यहाँ पे जेंडर इक्विटी होगी। बिफोर देयर द डिफरेंस इन द लिटरेसी रेट हैज बीन मेल्स एंड फीमेल्स आर नैरोइंग सिग्निफाइंग द पॉजिटिव डेवलपमेंट। अभी हम लोग सिर्फ एक रेशियो को देख रहे हैं जहाँ पे मेल और फीमेल है, उन लोगों के रेशियो को देखकर हम पता करते हैं कि यहाँ पे अब ज्यादा गैप नहीं रह गया, तो इसका मतलब है हम लोग अच्छी दिशा में ग्रो हो रहे हैं। जेंडर इक्विटी स्टिल नीड टू प्रमोट द एजुकेशन फॉर द वुमेन इन इंडिया even for the various reasons such as the improving economic independence and the social status of a woman। वुमेन्स के लिए अभी बढ़ावा काफी मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो वुमेन्स को ही दबा दिया गया था। अब उनको पुश मिल रहा है कि आप एजुकेशन की तरफ जाओ, उसके थ्रू आप अपने काबिल बनो, अपने पैरों पे खड़े हो और अपनी खुद के डिसीजंस खुद से ले सको। वुमेन एम्पावरमेंट, राइट।
मैं बोलती हूँ यहाँ पे सोशल स्टेटस वुमेन के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज है, बिकॉज वुमेन इन एजुकेशन मेक अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन दी फर्टिलिटी रेट, क्योंकि आप लोग बहुत सोच समझ के चीजें आगे बढ़ाते हो, अपना परिवार बढ़ाते हो। अदरवाइज जो घर पे फीमेल है, पुराने जमाने में देखा गया है कम से कम 12 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, ये इस समय पे ये फर्टिलिटी रेट रहता था। तो इन सभी में काफी ज्यादा सुधार आता है। हेल्थ केयर की वुमेन जो होती है, वुमेन्स का हेल्थ केयर जो है काफी अच्छा स्टेटस रहता है, क्योंकि वो अपनी हेल्थ के लिए अवेयर होती है। उनको पता है अगर उनको कोई बीमारी है उनको जाके डॉक्टर को दिखाना है। पुराने जमाने में औरतें जो है उनको काम में लगा दिया जाता था, चूल्हे पर रोटी बना रही है, वो सारा धुआं जो है चूल्हे का इनहेल करती है, और जिसके कारण उनके हेल्थ इश्यूज रहते हैं, लंग्स में इश्यूज रहते हैं, फिर भी वो किसी से कंप्लेन नहीं करती। ये चीजें अब बदल रही है। Therefore, we cannot complain about the upward movement in the literacy rates, and we have 2 miles to go in achieving the percentage of the literacy. This is the reason that we have to invest more in education to get the literacy rate more higher, to get this gender equity, not only in the women's, also for the transgender as well. अब आपको करना क्या है, मैंने आपको बोला था कि भाई आप सभी बच्चों को यहां से जो क्वेश्चंस है, ये दोनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन इस चैप्टर के एंड में जाके कॉपी और पेन उठाओगे, सेम क्वेश्चन को कॉपी पे लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और जो मेरे हिंदी के बच्चे हैं वो सभी इसको ट्रांसलेट करके और फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में भी आप इसमें जानोगे, इसको सर्च करोगे, इसके बारे में लिखकर बताओगे। और आप सभी लोगों को आंसर अगर ट्राई कर रहे हो तो आपको कहाँ मेल करना है यार, आपको मेल करना है राधिका, जो कि मेरा नाम है आपकी टीचर का, .2@adda247.com, ठीक है। और एक और चीज इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि भाई प्लेलिस्ट कैसे देखनी है, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, ये तो हुआ लेक्चर। अब भाई आप लोगों को पुराने लेक्चर्स अगर देखने हैं तो कैसे देखेंगे, आपने YouTube खोला, राइट। आप जैसे ही YouTube पर जाते हैं, आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे आरंभ स्टडी IQ, राइट। और जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा का पूरा ये चैनल। यहाँ पे जाना है प्लेलिस्ट के अंदर, राइट। और प्लेलिस्ट में जैसे ही आप लोग जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएंगी पूरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस। आप सभी लोगों को, अगर कोई पीछे की क्लासेस छूट गई है, आप सभी लोगों को क्या करना है, इन क्लासेस को देखना है। पूरी NCERT आपके यहाँ पे कवर है। बहुत सारे MCQs इसी से पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट एज इट इज उठ के आ जाती है यार। आप लोग जैसे ही इसमें ग्रिप बना लेंगे ना, आपका बेस 10,000 टाइम्स स्ट्रांग हो जाएगी। जो कंपटीशन है ना, आप बीच में से पहले ही हटा चुके होंगे, राइट। ये है आपकी क्लासेस, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एंजॉइंग योर क्लास एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। बाय बाय।